नमस्कार। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं, तमाम चीजें डीबीएमएस की जो जनरल कंसेप्ट्स थे वो लास्ट 2 क्लासेज के अंदर हमने डिटेल में बात की थी। अब हमारे पास आते हैं कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स। हमने कहा डीबीएमएस के अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कि हम पढ़ने वाले हैं, हम टेबल्स के अंदर काम करते हैं। हमारे जो डेटा है उसको टेबल्स के अंदर रखते हैं। लेकिन टेबल्स कैसे बनाएं, कौन सी चीज टेबल में रहेगी, कौन सी चीज टेबल में नहीं रहेगी, ये कैसे डिसाइड करें, इसको समझने के लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। जो भी आपकी समस्या है, जैसे सपोज आप कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कॉलेज के अंदर कौन कौन सी टेबल्स रहेंगी, क्या क्या काम कॉलेज के अंदर आपको करने हैं। जैसे आपने कहा भाई स्टूडेंट क्लास अटेंड करेगा, फैकल्टी क्लास लेगी, है ना, फैकल्टी में आपके कौन कौन होंगे, उनका रिक्रूटमेंट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो जो आप सोच सकते हैं वो सब आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। डायग्राम्स हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उसके बाद उन डायग्राम्स में जो हमारे डायग्राम्स है उनको जब हम समझ लेते हैं तो उनको फिर हम टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम टेबल्स बना पाते हैं। कैसे डायग्राम्स को टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, डायग्राम्स कैसे बनेंगे, क्या क्या कंसेप्ट्स है उसके पीछे, वो अपन धीरे धीरे अगले 1, 2, 3 लेक्चर्स के अंदर डिटेल में बात करेंगे। वो जो डायग्राम्स हैं जो कि डेटाबेस को समझने के काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो आज से जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका है कंसेप्ट ER डायग्राम्स का, एंटरप्राइज रिलेशनशिप डायग्राम्स का। ओके, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या, ये जो डायग्राम है ये है क्या, ये हम सीधा सा कह रहे हैं कि जो भी आपकी एंटिटीज है, प्रोजेक्ट जब भी आप बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे हैं तो आपको उसको एक रियल वर्ल्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कॉलेज की बात की, भाई कॉलेज में क्या होगा, फैकल्टीज होंगी, कॉलेज में क्या होगा, स्टूडेंट होंगे, ये आपकी रियल लाइफ फैकल्टी, रियल लाइफ टर्म्स है, रियल लाइफ आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वास्तविक जीवन के उपयोग में आने वाली चीजें हैं जिनको कि आप एंटिटीज कहेंगे। और इन एंटिटीज का क्या रिलेशन है, जैसे आपने कहा भाई फैकल्टी विल टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स माइट टेक 1 और मोर क्लासेज, सो दैट काइंड ऑफ रिलेशंस यू हैव टू डेवलप। और इन जो रिलेशंस हैं इनके मॉडल को रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल को ही हम ER डायग्राम कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। एक बार अगर इसकी डेफिनेशन देखें जो अपने यहां पर अपने पास है, हम कह रहे हैं The entity relationship data model is based on a perception of a real world that consists of a set of basic objects called entities and of relationships among these objects. किस परसेप्शन पे काम कर रहा है, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, जो रियल लाइफ में काम आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके परसेप्शन पे काम कर रहा है और उनके बीच होने वाले रिलेशंस के ऊपर कि कौन कौन से आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में क्या क्या आपकी रिलेशंस है, उस परसेप्शन के ऊपर आपका ER मॉडल काम करता है, ER डायग्राम मॉडल, डिजाइन मॉडल काम करता है। तो यहां पर आपकी केवल जो थिंकिंग प्रोसेस है उस थिंकिंग प्रोसेस को आपको पेपर के ऊपर उतारना होता है डायग्राम के फॉर्मेट में। कौन कौन से डायग्राम्स होंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, कौन से आपके सिंबल्स होंगे, वो सब अपन आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद आपके पास है एंटिटी। एंटिटी आपकी है एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, whatever you can think in real world, that is entity। जो आप जनरल जीवन में, सामान्य जीवन में जो चीज सोचते हैं, जो आप कहें कि जो नाउन्स आपके पास जितने भी हैं, ठीक है ना, all these are basically entities। कैसे सब, हम क्या कह रहे हैं, an entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects। दो अलग अलग लोग हैं, रमेश एंड सुरेश, दोनों को अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो दो अलग अलग एंटिटी हो गई। अब उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे उनको मेंटेन करना है, वो हमारे ER डायग्राम का काम है। एग्जाम्पल, ईच पर्सन इन एन एंटरप्राइज इज एन एंटिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर आपका हर एक जो बंदा है वो अपने आप में एक एंटिटी होता है, ठीक है। और भी कुछ टर्म्स अपने पास हैं,
सबसे पहली बात है एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप से हमारा मतलब है कि जितनी भी एंटिटी है, जैसे आपने कहा साहब मेरे पास है रमेश सुरेश, 2 लोग हैं, अब इनका टाइप क्या हो गया? एम्प्लॉय, है ना। तो एंटिटी टाइप से अपना मतलब है कि एन एंटिटी टाइप defines a collection or set of entities that have the same attributes. All of these are employees. So employee is basically entity type of Ramesh, Suresh and all other people who are working in the department. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब क्या है? एम्प्लॉय हैं। तो जितने भी नाम हैं, जैसे आपने कहा उस कंपनी में सपोज रमेश, सुरेश, महेश लोग काम करते हैं, तो रमेश, सुरेश, महेश ये सब क्या है? ये एंटिटीज है। और इनका एंटिटी टाइप क्या है? एम्प्लॉय है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर एम्प्लॉयज। समझ रहे हैं आप बात को? सेम उसी तरीके से ये सारे जो एम्प्लॉयज है इनका कलेक्ट अगर कर दें तो क्या हो गया? एम्प्लॉय सेट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉयज इज बेसिकली एम्प्लॉय सेट। तो एम्प्लॉय सेट इज द कलेक्शन ऑफ all the entities of a particular entity type in the database at any point of time is called an entity set. Entity set क्या है? एक जैसे entities का समूह। देखिए सर, किसी एक entity type के अंदर आने वाली सभी entity के समूह को entity set कहते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश में ये बात आपको समझाने की कोशिश की कि एंटिटी क्या है? एंटिटी एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट व्हाटएवर वी आर वर्किंग ऑन द रियल वर्ल्ड, और उन सबको हम एक डिफाइंड सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो सेट है वो आपका एंटिटी टाइप है। जो स्ट्रक्चर है वो एंटिटी टाइप है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज की अगर आप बात कर रहे हैं, उन सबका जो समूह है वो एक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, चलिए सर, इसके बाद कुछ और चीज आपके पास आती है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? किसी भी एंटिटी को आप जिन अवयवों से पहचानते हैं, रमेश कैसे पहचानेंगे साहब? नाम से, फादर्स नेम से, डेजिग्नेशन से, सैलरी से, यही तो तमाम चीजें होंगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं। तो वो सब उस एंटिटी के क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। कोई भी फीचर, कोई भी जो गुण है, अवयव है किसी एंटिटी के, उन सबको हमने एट्रीब्यूट कहा है, उन सबको अपन ने एट्रीब्यूट कहा है, राइट। तो अगर अपन देखें, एक एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। Attributes are descriptive properties possessed by each member of the entity set. क्या है? किसी भी एंटिटी को उसके अवयवों, लक्षणों से अभिव्यक्त किया जा सकता है। हम क्या कह रहे हैं? जैसे कोई लोन अगर आपके पास है तो एट्रीब्यूट ऑफ लोन एंटिटी सेट आर लोन नंबर एंड अमाउंट। भाई आपने लोन लिया तो लोन नंबर क्या है? कितने पैसे हैं? सेम उसी तरीके से हम कह रहे हैं किसी लोन एंटिटी के अवयव उसके लोन नंबर और लोन की राशि होगी, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? अवयव है। किसके अवयव हैं? जिससे कि हम उस एंटिटी के गुणों को पहचान सकें, वो उसके अवयव है। डोमेन, क्या वैल्यू हो सकती है? किसी भी एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू हो सकती है, वो उसका डोमेन हो गया। जैसे आपने कहा साहब एज एंटर करनी है हमें एम्प्लॉय की, एज क्या होगी सर? आपने कहा साहब 18 साल से कम तो अंदर हो नहीं सकते, और 100 साल से ज्यादा किसी को रहने नहीं देंगे। तो क्या हो गया? आपकी डोमेन क्या हो गया? 18 to 100। अगर आप कहते हैं नहीं सब 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, तो आपका डोमेन क्या हो गया? 18 to 60। तो वट एवर द पॉसिबल वैल्यूज आर, दैट इज द डोमेन। जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, देखिए किसी अवयव के लिए उसके अंतर्गत मान्य मान के समूह को उसका डोमेन कहा जाता है। For each attribute, there is a set of permitted values called the domain or value set of the attribute. Permitted value, जो values उसके लिए permitted है। भाई अगर आपने एज को खुला छोड़ दिया, पता चला किसी ने 50 एंटर करने की कोशिश की, एक जीरो एडिशनल ऐड हो गया, सब गड़बड़ हो गया। 500 cannot be the age of the person who is working in the company। 500 किसी की एज थोड़ी हो सकती है किसी एम्प्लॉय की जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है। क्यों हो गया? गलती से, क्योंकि हमने वहां पर डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया।
तो हमें डोमेन रखना था, हमें बताना था कि भैया इसकी जो एज है ना वो 18 से लेकर वट एवर यू वांट, वट एवर जो भी आपके यहां पर अलाउड है वो आपको बतानी पड़ेगी और उसे आप डोमेन कहेंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर है यहां तक का। चलिए इसके बाद अगर अपन एट्रीब्यूट्स की बात करें, हमने कहा अवयव आपके पास है, मैंने हिंदी नहीं लिखी क्योंकि यहां पर आपकी हिंदी की आवश्यकता नहीं है, सारे वर्ड्स आपके वही हैं जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। तो सेवरल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट अकर इन ईआर मॉडल, अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जब भी अपन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के अंदर काम करते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक की बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कहा सिंपल, एटॉमिक और कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखिए सर, आपको नाम एंटर करना है, क्या नाम हो सकता है, कैसे एंटर करते हैं, याद कीजिए। आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कभी जब काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में जब काम करते हैं, नेम रमेश कुमार शर्मा एंटर कर दिया, या कहीं कहीं पर आप क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम रमेश, सेकंड नेम कुमार, थर्ड नेम शर्मा, कहते हैं कि नहीं। आपने जो पहले कहा वो क्या था, एटॉमिक वैल्यू थी, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, और दूसरा था वो क्या था, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कि भाई तीन को मिलाकर नाम बना है। ओके, तो हमारा सिंपल एट्रीब्यूट तो वो है, सिंपल एट्रीब्यूट से हमारा मतलब है, एटॉमिक एट्रीब्यूट से हमारा मतलब है विच इज नॉट डिवाइडेड, विच कंप्लीटली इज मेकिंग ए एट्रीब्यूट, and the composite attribute which is being defined by combination of more than one attributes। ठीक है, तो सिंपल एट्रीब्यूट जो आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं which cannot be subdivided। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कंपोजिट है, कंपोजिट होने का मतलब सीधा सा मतलब क्या है, यहां पर कंपोजिट होने से हमारा मतलब है कि कई सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। देन सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। भाई आपके एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने कहा नेम एंटर करना है, तो नेम आप क्या एंटर करेंगे, जो भी आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, एक एक वैल्यू एंटर करेंगे ना, दिस इज सिंगल वैल्यू। लेकिन मोबाइल नंबर क्या होगा, भाई आप क्या करते हैं, आपके पास 4 सिम है, तो मोबाइल कितने हो सकते हैं आपके, मल्टीपल वैल्यूज आप रख सकते हैं। ईमेल एड्रेसेज सपोज आपने अलाउ किया, इट डिपेंड्स कि आप अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आपको अगर अलाउ करना है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को कंसीडर करना चाहते हैं, यू कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स की एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ द एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट है कैसा, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय जितने भी मोबाइल नंबर है सब एंटर कर दे, तो क्या हो गया, वो मल्टी वैल्यू हो गया। लेकिन आप चाहते हैं नहीं सब, हम तो एक ही मोबाइल नंबर मान के चलते हैं, एक मोबाइल नंबर बता दो, एक व्हाट्सएप नंबर बता दो, सिंगल एट्रीब्यूट हो गया, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। आपको डिफाइन करना है कि आपको मल्टी वैल्यू रखना है या सिंगल वैल्यू रखना है। आपके अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट अलग अलग फीचर्स रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। देखिए सर, ये क्या है, एक इश्यू आप याद कीजिए। आप डॉक्टर के गए, सपोज आज से 10 साल पहले गए थे, आपसे डॉक्टर ने पूछा उम्र क्या है, आपने बताया 20, उसने लिख दिया 20 ईयर्स मेल सपोज, ठीक है। सपोज उसी पर्ची को लेके आप वापस से 1 साल बाद डॉक्टर से मिले कि साहब मुझे दिक्कत थी, मैंने दवाई ली, ओके, तो डॉक्टर क्या करेगा, पीछे वाली पर्ची देखेगा 20 ईयर्स मेल। फिर सपोज 2 साल बाद गए, फिर आपने बताया साहब ये मेरी पहले की ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर क्या करेगा, पीछे की पर्ची देखेगा 20 ईयर्स मेल। आप 10 साल तक दवाई लेते रहे लेकिन आप 20 ईयर्स के ही रहे, क्यों, क्योंकि वहां पर आपने एज एंटर कर दी थी। वो क्या वैल्यू थी, वो थी स्टोर्ड वैल्यू। सपोज कोई वेबसाइट है, सपोज आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, आपसे पूछा एज, आपने अपनी एज एंटर कर दी सपोज 21। अब अगले 5 साल तक, 10 साल तक जब तक आप काम करते रहेंगे आपकी एज 21 चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि ये स्टोर्ड वैल्यू है। दूसरा क्या होता कि फेसबुक आपसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाता,
करवाता है ना। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या हो गया, अब जब भी आप उस पेज पे जाएंगे तो वो आपकी एज इवैल्यूएट करेगा, किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करेगा, दूसरे एट्रीब्यूट से एज निकालेगा। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन से हैं, जो कि किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से रिट्रीव हो रहे हैं, किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से निकल के आ रहे हैं, और स्टोर्ड एट्रीब्यूट जिनकी की वैल्यू आपने एज इट इज स्टोर करवा दी। जैसे नेम आपने एंटर किया तो क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, है ना। जबकि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई। लेकिन एज, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ रखी है और आप एज निकाल रहे हैं तो एज क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव्ड हो गया। तो डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया, विच इज डिराइव्ड, विच इज रिट्रीव्ड, विच इज कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन से हो गए, जो कि स्टोर किए गए एट्रीब्यूट से बन के निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने नेम के लिए कहा कि सब नेम में आपने नेम और फादर्स नेम दोनों रखा है, लेकिन जब भी नाम की बात आती है तो आप चाहते हैं नाम सन ऑफ फादर्स नेम आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। ठीक है ना। तो ये सब आपके डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसको किस तरीके से रिट्रीव करते हैं, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। तो आपके स्टोर्ड हो सकते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक आपकी वैल्यू आती है, डोमेन जो आपका आता है वो आपका आता है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज, आप गए सब कंपनी में ज्वाइन करने, आपसे कहा आपका ईमेल आईडी क्या है, आपने कहा सब ईमेल तो मैं रखता ही नहीं। अच्छा ठीक है, जब ईमेल बन जाए तो बता देना। तो उन्होंने उस ईमेल आईडी में खाली छोड़ दिया, तो वो क्या रहेगा, नल रहेगा। वो क्या रहेगा, नल रहेगा, कि बाद में बता देंगे सब, अभी पता नहीं है, अभी हमारे पास है नहीं, अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। या दूसरा, आपसे कंपनी में पूछा गया भाई आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, बताइए, उनका सब पूछ के बतानी पड़ेगी। ओके, तो क्या करें, अभी पता नहीं है, बाद में बता देंगे। प्रेजेंटली दिस इज नॉट नोन, तो अभी के लिए हमें इसको खाली छोड़ना पड़ेगा ना, तो वैल्यू क्या हो गई, नल वैल्यू। तो ऐसे सर्टेन केसेज आते हैं जबकि हमें कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं बतानी होती है, उस केस में वो जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो होती है नल वैल्यू। क्या क्या हो सकती है, अननोन। अननोन, अननोन का मतलब है कि भाई अभी जो है यहां पर हमारे पास नहीं है, लेटर ऑन हम बता देंगे। मिसिंग, मिसिंग, अभी के लिए इंफॉर्मेशन मिसिंग है। नॉट नोन, नॉन नोन, कि भाई पता नहीं, पता है भी या नहीं ईमेल आईडी स्पाउस का अगर एंटर करना है, लेट मी चेक। तो इस तरह से आपके एट्रीब्यूट्स के नल डोमेन भी हो सकता है, नल वैल्यू भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कौन से हैं, इन सबको मिला दीजिए। किसी के अंदर आपने कहा भाई सिंगल वैल्यू, आपके पास कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यू भी है, ठीक है ना, तो वो सब क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट हो गए। ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें कि एक से ज्यादा टाइप के आपके मिक्स हो रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहेंगे। तो एट्रीब्यूट्स का जो कंसेप्ट है आपका, सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि हम एंटिटीज के अंदर बात करते हैं, वो ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इस तरह से अपन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स आपकी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या जिनके बेसिस पर एंटिटीज को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ओके, कुछ कंसेप्ट यहां पर हमारे पास आते हैं कीज के। कीज का कंसेप्ट डीबीएमएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीज का कंसेप्ट डीबीएमएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है सुपर की, सबसे पहला है सुपर की। सपोज हमारे यहां पर नेताजी हैं दीपेश जी। दीपेश जी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। ही सीनियर टीचर कंप्यूटर साइंस नाउ। बाद में दीपेश जी की शादी करने के लिए लड़की वाले आए।
उन्होंने डिपार्टमेंट में आके कहा कि साहब दीपेश जी से मिलना है। जो भी डिपार्टमेंट पे रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने कहा साहब कौन से दीपेश जी, हमारे पास तो 15 दीपेश जी हैं। उन्होंने कहा साहब दीपेश जी, उनका नाम दीपेश चौधरी है, दीपेश चौधरी है। फादर्स नेम जो है, जो भी दीपेश जी के फादर का नाम है उन्होंने बता दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं साहब इससे तो काम नहीं चलेगा, और कुछ बताइए। उन्होंने कहा हाँ, उनके फादर के पास गए थे तो उन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया था, तो उन्होंने मोबाइल नंबर बताया, ठीक है सर। रिसेप्शनिस्ट ने चीजें डाली, दीपेश जी की डिटेल मिल गई, दीपेश जी ने बता दिया हाँ सब हमारे डिपार्टमेंट में है, फला जगह पर है, फला जगह पोस्टेड है, बात खत्म हो गई। सपोज अगली बार दोबारा कोई सज्जन आए, उन्होंने फिर कहा कि साहब दीपेश जी से मिलना है, दीपेश चौधरी जी से मिलना है। उन्होंने कहा साहब नाम से तो कैसे पता चलेगा, हमारे यहाँ 15-16 दीपेश जी हैं। उन्होंने कहा साहब उनका विजिटिंग कार्ड हमारे पास है, उसमें उनका ईमेल आईडी लिखा हुआ है कि हाँ ईमेल आईडी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ईमेल आईडी है साहब हमारे पास, पता चल गया ईमेल आईडी से, उन्होंने बता दिया हाँ साहब दीपेश जी हमारे यहाँ सीनियर टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के और फला जगह पर पोस्टेड है, ठीक है। कोई और सज्जन है जिन्होंने पहले जन्म पत्री ले रखी थी, उन्होंने कहा साहब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी है, तो उन्होंने कहा साहब नाम तो है दीपेश जी, नेम तो है दीपेश जी, एक उनकी डीओ भी हमारे पास है और उनके जो मोबाइल नंबर है वो भी हमारे पास है। तीनों चीजें बता दी, इससे भी उन्होंने लिस्ट निकाल के दे दी। इस तरीके से जैसे जैसे दीपेश जी की इंफॉर्मेशन निकाली गई, जिस तरीके से यूनिक दीपेश जी की डिटेल निकाली गई, उसे हम क्या कह रहे हैं, सुपर की। कोई भी तरीका जिससे कि कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे कि हमें एक यूनिक दीपेश जी की डिटेल मिल गई, एक यूनिक रिकॉर्ड मिल गया, उसे हम कह रहे हैं सुपर की। कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे कि एक यूनिक रिकॉर्ड, एक अद्वितीय रिकॉर्ड, यूनिक रिकॉर्ड निकाला जा सके, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने सुपर की कह दिया। बात क्लियर है। सुपर की कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे कि हम एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकें डेटाबेस के अंदर से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सुपर की। राइट सर, सुपर की क्लियर है। अब आगे आते हैं। मान के चले सुपर की तो क्लियर है। जब ये बात हुई तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सब ऐसे करो, इनकी जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर बता दो, केवल मोबाइल नंबर से निकलाएगा। इसमें कहा सब केवल ईमेल आईडी बता दो, इसी से काम चल जाएगा। और इसमें कहा कि सब ऐसे करो, केवल डेट ऑफ बर्थ और नाम बता दो, नेम और डीओ भी बता दो, इसी से काम चल जाएगा। क्या हुआ, सुपर की में से आपने कुछ एट्रीब्यूट्स को हटा दिया, सुपर की में से कुछ एट्रीब्यूट्स को आपने हटा दिया, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इसको तो हटा दो सुपर की, जिससे कि हमने कोई रिकॉर्ड, एक यूनिक रिकॉर्ड रिट्रीव कर लिया। कैंडिडेट की हम क्या कह रहे हैं, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर की आप कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर की।
सुपर की में से जो हटा सकते हैं वो सब हटा दीजिए, जो बच गया वो क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। सुपर की में से जो बच गया वो क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की which can be used to identify a unique record is basically candidate key। अब जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी एक की को काम में लेता होगा, जिसको हमने यूनिक रिकॉर्ड के लिए यूज में लिया होगा। वो क्या हो गया, प्राइमरी की। वह कैंडिडेट की जिसे सॉफ्टवेयर के अंदर यूनिक रिकॉर्ड के लिए उपयोग में लिया गया है, वो सब क्या हो गया सर, प्राइमरी की हो गया। आप समझ रहे हैं बात? सुपर की कोई भी सेट ऑफ रिकॉर्ड, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट सॉरी, जिससे कि एक यूनिक रिकॉर्ड को निकाल सकें। कैंडिडेट की मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, और प्राइमरी की जिसे कि हमने सॉफ्टवेयर में उपयोग में लिया है। 100% बात क्लियर है? शुड बी मूव फॉरवर्ड देन। अब भाई कैंडिडेट की तो हमारी कई सारी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की एक होगी, है ना। बाकी कैंडिडेट की से हम एक रिकॉर्ड निकाल तो सकते हैं ना, बाकी कैंडिडेट की से एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल तो सकते हैं। तो वो सब क्या हो गई बाकी की, सेकेंडरी की। तो हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी की किसी यूनिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए काम में ली जाने वाली की। केवल और केवल हम किस लिए काम में लेते हैं, एक यूनिक रिकॉर्ड को निकालने के लिए। देखिए, सुपर की जस्ट ए कंसेप्ट, कैंडिडेट की जस्ट ए कंसेप्ट, प्राइमरी की हम कह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। अब प्राइमरी की के अलावा बाकी जितनी भी कीज है जिनके थ्रू की हम किसी यूनिक रिकॉर्ड को निकाल पा रहे हैं, वो सब क्या हो गया आपका, बाकी जितनी भी कैंडिडेट कीज वगैरह हैं उन सबको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी की कह रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर एक इश्यू और आया। लड़की वालों ने कहा कि सब इनकी सैलरी कितनी है, इनकी सैलरी कितनी है। रिसेप्शन ने कहा देखो सर हमें सैलरी का पता नहीं है, एम्प्लॉय आईडी ये है, आप जाके बैंक से कंफर्म कर लीजिए, बैंक वाले एम्प्लॉय आईडी बताने पर बता देंगे। एम्प्लॉय आईडी किसने बताया, आपके कंपनी वालों ने। उस एम्प्लॉय आईडी से एक रिकॉर्ड होगा जो बैंक के अंदर होगा। हमारी टेबल का एक की जो कि किसी दूसरे टेबल के की प्राइमरी की को रेफर करता है उसे फॉरेन की कहते हैं। देखिए सर, हमारी टेबल या टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं ना, रिलेशन का एट्रीब्यूट जो कि किसी और टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है, उसे फॉरेन की कहते हैं। ठीक है सर।
हमारी टेबल का एक एट्रीब्यूट जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन फॉरेन की कहते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पर आकर हैवी होता है कंसेप्ट, इसलिए मैं इसको आज यहीं तक रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन यहीं से आगे वापस कंटिन्यू करेंगे, एक बार फिर से कीज के कंसेप्ट को देखते हुए आप इनको एक बार अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक बार फिर कीज के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर अपन आगे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।